इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज। ठीक है, चलो आज इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में किया नहीं था ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग में डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें हम लोग, तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, राइट। मैक्सिमम पॉइंट हो ही गया था और हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया था किसका रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन किसका ज़्यादा होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसी का हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पूरा करने वाले हैं। यहाँ पे पूरा करके अरेंज फॉलोइंग इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्डर, ऑक्सीडाइजिंग पावर कुछ भी लिख सकते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्डर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो, पी से मतलब पोटेंशियल परसेंटेज बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देखिए आप एक एग्जांपल से लेते हैं। ये अपना करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे ए इलेक्ट्रोड है, दूसरा कौन सा ले लिया, बी, सी, डी। ठीक है, सभी का यहाँ पे एसआरपी वैल्यू दिया होगा। एसआरपी वैल्यू बात कर रहे हैं, फिर अपना कर लेते हैं -0.2, फिर अपना कर लेते हैं 0.6, फिर अपना करते हैं -0.8, फिर अपना कर लेते हैं 2.1। इसे अरेंज करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑर्डर में। हाँ बोलिए कैसे अरेंज करेंगे, निकालिए जल्दी सभी लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर। हाँ, इसमें देखो ए बी सी डी सभी का एसआरपी वैल्यू दिया हुआ है। निकालना क्या है, ऑक्सीडेशन का ऑर्डर निकालना है। हाँ बोलिए क्या है ऑक्सीडेशन का ऑर्डर। हाँ हो गया ना, तो इसको अरेंज करो पहले सबसे कम -2.1। तो यहाँ पे बी को मेंशन करते, उसका कौन सा आएगा बी, उसका कौन सा आना चाहिए सी, उसका कौन सा ए। ये ऑक्सीडेशन का ऑर्डर मिलेगा कि नहीं। देखिए ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा होगा, ए का, जहां पे तुम्हारे पास क्या होना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, मतलब सॉरी ए का सबसे क्या होगा कम, बी का सबसे ज्यादा, फिर डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी का मैक्सिमम, बी सी ए, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज्यादा वहां पे मैक्सिमम। ठीक है, क्या होना चाहिए मैक्सिमम, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह पूरा करके इधर पूरा कर लिया हमने 0.5 वोल्ट, इधर पूरा करके बी -0.3 वोल्ट, सी इधर पूरा कर लेते 1.2 वोल्ट, इधर लेकर डी इधर पूरा करके -1.1 वोल्ट। ये जो वैल्यू दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, किसका दिया हुआ है एसओपी का। ऑर्डर क्या बताना है, रिडक्शन का ऑर्डर बताना है। किसका ऑर्डर बताना है, रिडक्शन का, रिडक्शन का ऑर्डर लिखना है। हाँ लिखिए क्या है आंसर, देखिए सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट एसओपी, तो इसको एसआरपी में चेंज कर दो। ठीक है, इसके बाजू में एसआरपी लिखो, टेंशन नहीं लेने का, बदल लेने का। ठीक है,
यहाँ पे SRP लिख दो, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है। SRP जहाँ पे भी साइन है माइनस हो जाएगा 0.5, इधर 0.3, इधर -1.2, इधर 1.1, ठीक ना। अब इसको सीक्वेंस में बना लेते हैं। सबसे कम कौन सा 1.2, तो सबसे ऊपर में कौन सा लिख दे C, वैल्यू कितना -1.2, उसके कौन सा आएगा A, -0.5, उसके कौन सा चाहिए B, 0.3, उसके कौन सा आएगा D, 1.1। ऑर्डर कौन सा रिडक्शन, तो यार को ऊपर ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, नीचे रिडक्शन ज्यादा, डी का सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो रिडक्शन होगा तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सी, ए, बी, टी, ये ऑर्डर तुम्हारे पास मिलेगा रिडक्शन का, ठीक है। ये जो ऑर्डर आएगा वो किसका आएगा, रिडक्शन का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और भी लेना हमें। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, यहाँ पे पुट करते हैं ए, इधर ले लेते हैं बी, सी, डी, ई, ठीक है। वैल्यू पूरा करते हैं 0.5, -0.2, -1.1, इधर पूरा करते हैं 0.04, इधर पूरा करते हैं 0.2, ठीक है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है कौन सा, SOP, कौन सा दिया हुआ है SOP। इसमें जितना भी हमने ट्रेंड बताया है सबको ऑर्डर बताना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस, ऑक्सीडाइजेशन, रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, थर्मल स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्साइड, डिपोजिशन पोटेंशियल एटसेट्रा। हाँ निकालिए, देखिए SOP, यहाँ पे लिख लो SRP, SRP कितना -0.5, 0.2, 0.11, 0.04, -0.2। इसे अरेंज कर देते हैं SRP टॉप टू बॉटम का फॉर्म में। तो सबसे पहले कौन सा माइनस वाला ले ले, A, -0.5, नेक्स्ट कौन सा लिखना चाहिए E, -0.2, हाँ उसके बाद बोलो कौन सा आना चाहिए 0.2 पर D आएगा क्या 0.04, उसके बाद कौन सा लिखना चाहिए C, 0.11, उसके बाद B, 0.2, यही ना। अब इसका हमें सीक्वेंस बताना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो चलिए ऑर्डर मेंशन करते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑर्डर यहाँ पे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। हाँ तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑर्डर की बात करते हैं, कौन सा ऑक्सीडेशन। हाँ ऑक्सीडेशन का ऑर्डर बोलो सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का, क्योंकि ऊपर में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे लिखेंगे ए, नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए ई, उसके क्या लिखना चाहिए डी, सी, बी, ये आ गया ऑक्सीडेशन का ऑर्डर। रिडक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो ए का क्या होगा सबसे कम, ई, डी, सी, बी, ए ना। जो ऑक्सीडेशन का ऑर्डर है वो रिड्यूसिंग पावर का होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन चार्ज में कौन सा लिखे, रिड्यूसिंग एजेंट में लिख देते, और ये कौन सा आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, बोलो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है टॉप में ना,
टॉप में क्या बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिव, नीचे वाला सिल्वर का रिएक्शन करता है, गोल्ड किसी से रिएक्शन करता है, इतना महंगा नहीं होता, याद रखने का, ठीक है। गोल्ड कॉस्टली है ना, क्यों किसी से रिएक्शन नहीं करता, जैसा है वैसा ही लगता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा किसका और रहना चाहिए बोलो, ए का। तो यहाँ पूरा करेंगे ए, डी, सी, बी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। और उसी पॉइंट बात करें डिपोजिशन ऑफ मेटल की बात करते हैं, इसका बात करते हैं डिपोजिशन ऑफ मेटल। बोलो किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका डिपोजिशन, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है डिपोजिशन, तो किसका, बी का सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे ऑर्डर जो आएगा ए, फिर नीचे लिखेंगे ई, डी, सी, बी, डिपोजिशन ऑफ मेटल। नेक्स्ट क्या था, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। नेक्स्ट पूरा करने जा रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। हाँ बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता, सबसे ज्यादा ऑक्साइड कौन सा, लिथियम ऑक्साइड या सिल्वर का ऑक्साइड। क्या सिल्वर का बनता है क्या, नहीं। सबसे नीचे कौन सा, गोल्ड होता है ना, सिल्वर होता, ऊपर में कौन सा होता है, लिथियम होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, ऊपर वाले का, माइनस वैल्यू का ज्यादा। तो किसका ज्यादा होना चाहिए, ए का। यहाँ पर करेंगे ए का मैक्सिमम, ई, बी, सी, बी, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है, और ज्यादा नहीं निकल के आता, ठीक है। और बाकी तो बताया था ना कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो तो बना ही लोगे ना, बस वही रहते हैं। चलो एक और भी बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर पुट करने जा रहे हैं। हाँ बोलो, कोई डॉट में बोलते जाना। देखो एक हम लोग यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं इस पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, और यहाँ पे पुट करते क्या लिख ले, एक हम लोग लेते एल्युमिनियम, ठीक है। दूसरा कौन सा ले ले, दूसरा ले लेते हम लोग कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते आयरन, नेक्स्ट और लेते जिंक। ये चार एलिमेंट है तुम्हारे पास, ठीक है। चारों को अरेंज करना है इसके ऑर्डर में, 1 2 3 4 5, ठीक है। पांचों को ऑर्डर में अरेंज करके लिखो क्या आएगा, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक। हाँ बताइए क्या आना सर, लिखो जल्दी। हाँ तो ये आ गया एसआरपी का ना, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक। एसआरपी वैल्यू पहले अरेंज कर दिया हम लोगों ने, तो एल्युमिनियम का सबसे कम, फिर जिंक, आयरन, कॉपर, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा, एल्युमिनियम का। रिडक्शन किसका ज्यादा, नीचे वाले का, कॉपर का ज्यादा। रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या होता, डिक्रीज, एल्युमिनियम का मैक्सिमम। डिपोजिशन नीचे वाले मेटल का ज्यादा होगा, कॉपर का ज्यादा, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता, लिथियम का सबसे ज्यादा, सिल्वर का और गोल्ड का नहीं मिलता हमारे पास ऑक्साइड जनरली, तो क्या हो गया, इधर एल्युमिनियम का मैक्सिमम, यही रहता ना। चलो हो गया सभी का, यस और नो। चलो ये तो आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लोग करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसके बेसिस पे ही क्या डिपेंड करता, कोरोजन, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही एक एप्लीकेशन है छोटा सा, कोरोजन। कोरोजन मतलब समझते हो, आयरन में जंग लगना, ठीक है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सा, कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन का मतलब समझ लो सभी ना, जैसे एग्जांपल इसका बताया रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन में जंग लग जाना, ठीक है। तो जंग लगता कैसे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वो आयरन के सरफेस पे टच करता है, ठीक है। वो रिएक्शन करके क्या बना लेता, ऑक्साइड,
ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फिर क्या बन जाता है आयरन का एक फिर टोटरी बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, इसको तोड़ने से टूट जाएगा और धीरे धीरे आयरन खराब होता चला जाता है। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, और रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। इसे सभी मेटल्स में होते हैं। तो चलिए इसमें छोटा सा डेफिनेशन नोट करते हैं हम लोग। लिखिए द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, the destruction of metal by the destruction of metal by atmospheric gases, like water vapor, carbon dioxide, oxygen, reacts with metal to form oxide, sulfate, phosphate, etc. राइट। तो उससे रिएक्शन करने वाली ये सब जो बनाता है जिसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल नोट कर लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ पर लोग पुनः करने जा रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग कैसे लगता है उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ऐसा ना अगर तुम्हारे घर पे कोई भी आयरन में जंग लग रहा है तो ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद तुम उसको बचा सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे बचा सकते हो उसको देखना ध्यान से। ठीक है, घर पे आयरन है कि नहीं सबका, कोई ना कोई सामान तो जरूर रखता है। हाँ, उसको बचा लेगा। चलो तो देखते हैं कैसे बचा सकते हैं। तो सपोज करो जो ये एक्चुअल में जो रस्टिंग ऑफ आयरन है पहले होता क्यों है, होता इसलिए है कि जैसे मान लो कोई भी आयरन है तो जनरली तुम देखोगे रस्ट वहीं पे होता है जहाँ पे कॉर्नर होता है। ठीक है, जहाँ पे बेक होता है, जहाँ पे स्क्रैच होता है, ठीक है, वहीं पे जनरली रस्टिंग होता है। ठीक है, उस जगह पे रिएक्शन फास्ट होते हैं। ये कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं, उसके थोड़ा सा हम लोग मैकेनिज्म्स को देखते हैं। ठीक है, फिर फैक्टर्स देखेंगे, फिर प्रोटेक्शंस देखेंगे। तो चलो हम इसके मैकेनिज्म्स की ओर बुक करते हैं। इसके मैकेनिज्म्स क्या है, होने का कंडीशंस। देखो आयरन क्या है, आयरन को जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, और ब्लास्ट फर्नेस को मेटलर्जी में पढ़ेंगे हम लोग। तो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन हम लोग ऑब्टेन करते हैं उसके ऑक्साइड से, तो इसमें हम लोग कोक डाल देते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं, वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो वो जो कोक डालते हैं ना वही इसमें जो कि कहीं ना कहीं बचा हुआ रह जाता है, और वही कोक है जो कि इसको क्या करता, रस्ट कर देता है। अगर कोक को हटा दिया, प्योर आयरन बना दिया या 100% प्योर, कभी उसमें रस्टिंग नहीं होगा। कुछ भी कर लो रस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन प्योर आयरन होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर 0.1% भी इम्प्योरिटीज आ गई, दैट इज कार्बनिक जनरल इम्प्योरिटीज होता है, तो तुम्हारे पास उसको रस्ट कर देता है। तो देखिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट बात करें, जैसे सपोज करो एक हम लोग यहाँ पे आयरन को इस तरह से लेते हैं, ऐसा यहाँ पे हमने लाया इस तरह से, यहाँ पे हम लोग ऐसा इसको रस्ट कर दिया। ठीक है, ये तुम्हारे पास गड्ढा है इसका आयरन का, कोई भी एक है मेटल। ठीक है, इस पॉइंट पे पुटअप करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पर हम लोग आयरन को इस तरह से पुटअप कर लेते हैं। ये हम लोगों ने आयरन मेटल है। अब आयरन मेटल की बात कर रहे हैं तो सपोज करो इसमें कोई डस्ट
है, जैसे मान लो कोक, ठीक है, कहीं भी बीच बीच में तुम्हारे पास ऐसा कार्बन मिल सकता है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये सब क्या है, इसके इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटीज, ठीक है, कार्बन। दूसरा पॉइंट, जो कार्बन है यहाँ पे वो कैसा बिहेव करता है, ये कैथोड प्लेट, जो कार्बन यहाँ पे नहीं साइड में, वो कैसा बिहेव करने लगता, कैथोड प्लेट का बिहेव करने लगता। तो ये जो आपने यहाँ पे बनाया ना, ये कैसा गया, एज ए कैथोड प्लेट, कैथोड, ठीक है, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं। और ये जो पूरा आयरन है, ठीक है, वो कैसा बिहेव करता, एनोड की तरह, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे बोलने जा रहे हैं, ये जो आयरन है ये कैसा बिहेव करता, एनोड, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पे रिएक्शन क्या क्या होने वाले हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इस फॉर्म में क्या वाटर वेपर है या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। तो वाटर वेपर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, सोल्यूबल होता है कि नहीं। अगर मान लो वाटर है, पानी, पानी में ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग लेते हैं पानी में मछली तैरता है कि नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ से लाता है, पानी में रहेगा तब तो लेगा ना, तो ऑक्सीजन उसमें सोल्यूबल होता है। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बिकॉज कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एक दूसरे में सोल्यूबल, इसलिए इसकी सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखते जा रहे हैं। तो अब इस पॉइंट पे जो आयरन है वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, और वो क्या होगा, Fe जो होगा Fe2+ में चेंज कर जाएगा, ठीक है, Fe किस में चेंज कर जाएगा, Fe2+ में। तो देखो यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन होने वाले हैं उसको हम लोग पहले मेंशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाले हैं उसको देखते हैं हम लोग पहले। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे आते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 की बात करें, दैट इज जो गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करता और सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पर करने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस, या गैसेस लिख देते सिंपल सा, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 आर सोल्यूबल इन वाटर वेपर, दोनों मिक्स कर जाता है, ठीक है। और जहां पे ये रस्ट होने वाला हो, क्या बेन हमने बनाया, यहाँ पे आयरन सा कटा हुआ है, ठीक है, स्क्रैच है उसमें, ठीक है, वहां पे हम लोग रस्टिंग करने वाले हैं। कितना कैसे होगा, तो स्टेप 1 की बात करें तो यहाँ पे वाटर H2 रिएक्शन किससे किया, कार्बन डाइऑक्साइड से, फॉर्मेशन क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे पुनः करने जा रहे हैं H2CO, बन गया कि नहीं, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या यहाँ पे रुकेगा, क्या नहीं रुकेगा। तो कार्बोनिक एसिड जो है तुम्हारे पास H2CO3 थर्ड ब्रेक किया, किसमें आ गया 2H+, इधर क्या आ जाएगा CO3 2- आता कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 की बात करते हैं, एनोड की बात करते हैं। एट एनोड, दैट इज एनोड कौन सा बिहेव कर रहा है, आयरन मेटल, आयरन मेटल, ये नहीं तो अपने करने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। तो आयरन की बात करें तो ये जो है तुम्हारे पास आयरन, वो किस में चेंज करेगा, Fe2+ में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कि नहीं। यहाँ पे H+ बाहर निकला, इधर कितने निकला, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एनोडिक रिएक्शन हो गया, Fe किसमें हो गया, Fe2+ में। अब यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला वो इधर जो कैथोड में बनाया ना कार्बन, वहां पे एंट्री कर जाता, मेटल में अंदर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे आया, जब यहाँ पे उसको कार्बन मिला तो कैथोडिक रिएक्शन को करेगा, ठीक है। हाँ, पहले इसको नोट डाउन कीजिए,
फिर आगे मूव करते हैं। लिखो इसको सभी लोग। हाँ देखिए ध्यान से, तो ये आ गया स्टेप 2 का एक्ट एनोड। इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना, कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता, ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो हम लोग कैथोडिक रिएक्शन की बात करते हैं। अब हम लोग स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 एक्ट कैथोड, दैट इज रिडक्शन। अब रिडक्शन की बात करें तो कैथोड ये कौन सा, कार्बन, एक्चुअल में क्या है, कोक है क्या, कोक, क्या है, कोक मतलब कार्बन डस्ट, ठीक है, वो कैसा बिहेव करता है, कैथोड। तो अब यहां पे देखो H2 से क्या निकला है, H+, ठीक है। अब ये जो H+ है तुम्हारे पास, ठीक है, ये क्या करता, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता, जा सकता ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया वो कहां पे एंट्री किया, इस पॉइंट पे, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे एंट्री कर गया, दैट इज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। कई मेटल पे रिएक्शन हुआ, यहाँ पे बन गया, इलेक्ट्रॉन एंट्री कर गया, किस पे एंट्री किया, कैथोड पे, ठीक है। अब जब कैथोड पे आया तो H+ एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, किस पे जाएगा, H रेडिकल में आएगा कि नहीं। अब ये जो H रेडिकल है तुम्हारे पास, ये किससे ट्रीट कर देता, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से ट्रीट करता H, बनेगा क्या, H2O बनेगा कि नहीं। यहाँ पे क्या इसको बैलेंस करना है, फिर 4H+ कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 4H, यहाँ 4 आ जाएगा, कितने H2 बन जाएगा, 2H2 बन गया ना। तो अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन सोल्यूबल होता है ना, वही टर्म्स यहाँ पे आया, ऑक्सीजन H+ का रिएक्ट करके किसमें बना दिया, वाटर में बना दिया, H2 बन गया। अब यहाँ पे जो तुम्हारे पास H2 बन गया, तो इस दोनों को ऐड कर देगा रिएक्शन को, एक ही रिएक्शन है ना, इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ऐड करो, तो H और H कैंसिल हो, तो ये क्या आ गया 4H+, साथ में क्या O2, क्या बनेगा 2 मोल ऑफ H, ठीक है। सपोज करो इस रिएक्शन को हमने फर्स्ट रिएक्शन लिया, इससे सेकेंड रिएक्शन लिया, ये कौन सा ऑक्सीडेशन, ये कौन सा रिएक्शन, दोनों को मिला देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन होगा कि नहीं। तो रिडॉक्स रिएक्शन बने, दोनों को ऐड करके, अब दोनों रिएक्शंस को अगर ऐड किया जाए तो देखो क्या आएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं स्टेप 4 स्टेप, ठीक है, एडिशन ऑफ बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि जब तक रिडॉक्स नहीं होगा कोई रिएक्शन तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो इस दोनों को ऐड कर रहे, ठीक है। तो Fe इधर क्या आएगा 4H+ O2, इधर क्या आ जाएगा Fe2+। हाँ एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ना, इसको आप लिखना पड़ेगा +4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रिएक्शन को, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इस पॉइंट पे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, बैलेंस हो गया। अब इधर क्या लिखेंगे 2Fe2+, साथ में ट्वाइस मोल ऑफ H2, राइट। तो ये जो तुम्हारे पास निकल के आ गया वो कौन सा गया Fe2+, मतलब अब यहाँ पे जो आयरन था वो किस में चेंज हो गया, Fe2+ में चेंज हो गया, ठीक है। मतलब इस पॉइंट रिएक्शन Fe2+ में चेंज करके आ चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये रिवर्स नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब Fe2+ में चेंज हो गया। अब हम लोग इसमें करते हैं स्टेप 5 में क्या है, जो ये तुम्हारे पास ऑक्साइड बनाएगा, Fe2+ क्या बनाएगा, ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। तो ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे जो गिवन है Fe2+, ये ट्रीट किससे करेगा, O2 से एंड H2O से, ये तो इन्वॉल्वमेंट में है,
ठीक है। जब इन्वॉल्वमेंट में ये है तुम्हारे पास, तो ये क्या बना रहता, Fe2O3, क्या बना रहता, Fe2O3, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, H+, निकलना भी चाहिए, जो यहाँ पे यूज किया हो तो निकलेगा ना बाहर, ठीक है टू वाटर, उसका यूज तो करेगा नहीं। तो जितना यहाँ पे यूज किया, अगर मान लो 2 है, ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस कर लो, तो 2 यहाँ पे और भी लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पर 4 लिख देते, ठीक है। ये कितना हो गया, कितने 6, यहाँ पे लिख देते 4, ये कितना 8, ठीक है, ये सुनो बैलेंस हो गया। तो बन गया तुम्हारे पास Fe2O3। अब ये जो Fe2O3 ऑक्साइड बना, ये क्या है, वाटर अपना सराउंडेड करता, ठीक है, और क्या बना देता, रस्ट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप 6। स्टेप 6 की बात करें तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, रस्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, formation of rust, that is Fe2O3 plus X small of H2, कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाता, Fe2O3 डॉट X small of H2, दिस इज रस्ट। और ये जो रस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कंप्लीट रूप से तुम्हारे पास क्या होता, मेटल का फॉर्मेट बना। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक यहाँ पे ऐसा हम लोग यहाँ पे बना लिया टुकड़ा ऐसा, इसी रस्ट ऐसा, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारे पास, रस्ट इस तरह से क्रिएट होता बाहर, और इसको हम लोग यहाँ से क्या करके रिमूव आउट करके तोड़ के निकाल भी सकते हो हाथ से। इतना कमजोर हो जाता है ये कि हाथ से छूने से वो टूट जाता है, टूटता है कि रस्ट, ठीक है। इस तरह से आयरन वो खराब होता चला जाता है। तो ये तुम्हारे पास का टोटल प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ रस्टिंग का। हाँ लिखिए, इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे, तो रस्टिंग का आप लोगों ने बात कर लिया। तो इसमें जो रिएक्शन थे, पूरा मेटल कैसा बिहेव कर रहा है तुम्हारे पास, एनोड की तरह, और ये जो डस्ट पार्टिकल बताया वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैथोड। मतलब कहीं पे भी यहाँ पे मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता, यहाँ पे आ सकता है ना, कहीं भी से कहीं पे जा सकता है। ये यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे रिएक्शन वहां से इलेक्ट्रॉन आ गया, और फाइनली यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट करता चला जाएगा रस्ट को, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस तुम्हारे पास क्रिएट होते हैं। बाकी तो यहाँ प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। कोरोजन होता क्यों है, ठीक है, उसके हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं। Factors affecting corrosion. Factors affecting corrosion. First one. देखिए, जहां पे SRP वैल्यू कम होगा, जहां पे SRP वैल्यू कम होगा, उस पॉइंट पे कोरोजन ज्यादा होगा, ठीक है। जहां पे SRP वैल्यू कम होगा वहां पे कोरोजन ज्यादा होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे कोरोजन H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP वैल्यू, मतलब जहां पे माइनस वैल्यू ज्यादा है उसका कोरोजन होगा ही होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन फास्ट होगा, ठीक है। तो कोरोजन होने वाला है। तो SRP वैल्यू का क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां पे कम होगा वहां पे कोरोजन वर्क करेगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, स्ट्रेन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट करते हैं कौन सा, स्ट्रेन, मतलब
लाइक मेटल में अगर बेंड है, स्क्रैच है, तो उस पॉइंट पे होगा। तो चलिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, लिखिए कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल अकर्स more radially at a points of a strain, comma bend, a strain, bend, a scratch and nick etc. एंड निक मतलब थोड़ा सा रफ टाइप का जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेच, निक, रफनेस इसी बोलते हैं ना, एक्सेट्रा। ये तो आ गया तुम्हारे पास, इसके वजह से जंग लगता है आयरन में, और सभी लोग देखे भी होंगे, छोटा छोटा बच्चा भी देखता है कि आयरन में जंग लग जाता है, ठीक है। तो लगता क्यों है? जहां पे बेंड होता है, स्क्रैचेज होते हैं, वहीं पे लगता है। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, हर पॉइंट इम्प्योरिटी ऑन मेटल, इम्प्योरिटी इन मेटल, मतलब कोक कहां पे प्रेजेंट है तुम्हारे पास? आयरन के अंदर। अगर कोक को खत्म कर दिया जाए तो कैथोडिक रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या रस्ट लगेगा? नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, इम्प्योरिटी ऑफ मेटल। हाँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, लिखिए प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन मेटल, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन मेटल like coke in iron, छोटा सा पॉइंट डाउन की उसे भी लिखे, प्योर आयरन डज नॉट अंडरगो रस्टिंग, प्योर आयरन डज नॉट अंडरगो रस्टिंग, नॉट अंडरगो रस्टिंग उसमें नहीं होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, अगर मान लो जो पानी है उसमें सैलिनिटी मतलब नमक ज्यादा है तो भी रस्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाता है, सैलिनिटी इन वाटर। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कीजिए, सैलिनिटी इन वाटर। हाँ, लिखिए इफ वाटर इज सलाइन, if water is saline then more rust, Fifth point, pollution. Fifth point कौन सा? पोल्यूशन। लाइक पोल्यूशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, SO2 ज्यादा हो गया, NO2 ज्यादा हो गया, तो उसको ज्यादा मिला गैसेस तो ज्यादा रिएक्शन होगा। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, लिखिए द एसिडिक ऑक्साइड्स, like CO2, SO2 and NO2 etc. present in air, रिपीट करो। हाँ, फिर से नोट कर लीजिए, लिखिए द एसिडिक ऑक्साइड like SO2
कार्बन डाइऑक्साइड NO2 etc. present in air acts as a catalyst for corrosion. Acts as a catalyst for corrosion, राइट। तो देखिए ध्यान से, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो फैक्टर्स की बात किए, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। अब इसका प्रिवेंशन वो भी हमें डिस्कस करना है, लेकिन चलो प्रिवेंशन हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी हम लोग इंटरमीडिएट में डिस्कस करते हैं, क्या उसमें भी डिस्कस